हम लोगों का जो ये क्लास चल रहा है बिहार स्पेशल का, और बिहार स्पेशल का ये 5वां क्लास हम लोगों का है। मौर्य के बारे में परिचय पहले भी दिया गया था, और आज हम आपको अब तक का जो क्लास हुआ है उसके बारे में फिर थोड़ा सा जो चीज़ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और आज का जो हम लोग का क्लास है वो है मौर्य के बाद का, ठीक है। और मौर्य से रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको है पढ़ेंगे आप, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कल का क्लास वाकई थोड़ा सा हमने चाहा था कि बहुत सा फैक्ट्स था तो अंदाज नहीं मिला था, तो हम जल्दी जल्दी आपको फैक्ट सारा चीज़ टच कर दें। लेकिन कुछ कमेंट था बच्चों का कि साहब बहुत तेज़ है, तो वो चीज़ थोड़ा तेज़ मुझे भी लगा कि उतना तेज़ में नहीं होना चाहिए था। और हम आगे से आज का भी थोड़ा सा फैक्ट्स वो ज़्यादा फैक्ट्स है, और आगे में छोटा छोटा वो स्लाइड करके छोटा छोटा फैक्ट्स का मैंने कम से कम का नहीं, मतलब जो सही हो उतना तक का करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है शुंग कण्णों एवं बाहरी शक्तियाँ। यहाँ शुंग कण्णों और बाहरी शक्तियों का मतलब हुआ कि मौर्य के बाद जो शक्ति यहाँ की ही है वो शुंग, और शुंग के बाद कण्णों। और आप जानते हो कि अशोक की मृत्यु के बाद जो प्रभाव मौर्य का था उस प्रकार के उसके उत्तराधिकारी नहीं हो पाए, जिसके कारण अशोक का साम्राज्य फिर अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य सिमटता गया। और इस क्रम में बाहरी शक्तियों का भी आगमन होता है उत्तर पश्चिम में, और उन बाहरी शक्तियों का जो क्रम है वो ग्रीक, देन शक, फिर पार्थियन और कुषाण। तो उन सभी का, यानी यहाँ का आज का जो क्लास है उसमें जो फैक्ट्स है वो आपको शुंग के बारे में, कण्णों के बारे में और फिर बाहरी शक्तियों के बारे में एक ही टाइटल के तहत वो हमने सब किया है। और एक चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि जैसे भाई आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिहार स्पेशल का हम लोग क्लास ले रहे हैं, नो डाउट। तो बिहार से रिलेटेड फैक्ट्स तो रहेंगे ही, लेकिन इतिहास, बिहार के इतिहास से संबंधित ऐसे चैप्टर्स जो भारतीय इतिहास के मुख्य चैप्टर के रूप में है, तो उसमें कुछ ज़्यादा देखना पड़ेगा। जैसे मौर्य में ही जो हम लोगों ने जितना कुछ है, अगर आप लोग एक काम करोगे जितना चीज़ जाए उस दिन तो भाई पढ़ लो उसको, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बिहार का ही नहीं, मौर्य से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होगा वो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो फिर जैसे अब गुप्त पे ही हम लोग आएंगे बाद में, इस क्लास के बाद जैसे गुप्त पे आएंगे तो गुप्त में भी थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट को देखेंगे, बहुत चुनिंदा सिर्फ बिहार से ही रिलेटेड देखेंगे तो वो फिर हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये भी हो सकता है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है, भारतीय इतिहास का भी क्वेश्चन रहेगा, जो आपके बिहार के बाहर का फैक्ट्स है उस पर भी क्वेश्चन रहेगा। और आप लोगों ने कुछ लिखा है, कुछ कमेंट है जो मैं पढ़ लूँगा बाद में, अभी कुछ हम बात करते हैं, ठीक है। सबका कमेंट मैं पढ़ लूँगा अंत में। तो कल जो क्लास था हमने सोचा था भाई तेजी से कम आप लोगों को, लेकिन फिर हम ये रियलाइज़ किए कि ऑलरेडी हम तो लिख के दे ही रहे हैं, आप पढ़ोगे फिर उस पर जो बात होगी उसको फिर किसी सेशन में हम लोग रख करके जहाँ जहाँ का जो कन्फ्यूज़न होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आराम से, क्योंकि हमें कुछ लगा कि जो नए लड़के होंगे, और मैं पहले से भी ये बात कर रहा था कि भाई जो हम लोग हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक से भी चलें, क्योंकि ऐसा कुछ ना हो कि जो नए तैयारी करने वाले लड़के हैं या दूसरे स्ट्रीम वाले हैं उनको कुछ दिक्कत हो। तो अभी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, शुंग, कण्णों और बाहरी शक्तियाँ। बाहरी शक्तियाँ कहने का मतलब है यहाँ पर जो बाहर की शक्तियाँ हैं, इसमें यानी ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण से संबंधित जो फैक्ट्स हैं, ठीक है। और ख़ास करके बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट्स होगा वो ज़्यादा करके उस तरह से ही रखा गया है, लेकिन चूंकि साथ के अन्य बातों को भी, बिहार के परे भी जो बातें हैं उसको रखा गया इसलिए है कि एक तो आपके एग्ज़ाम के दायरे का वो है ही, दूसरी बात अगर उसको आप नहीं समझते हैं तो थोड़ा अटपटा लगेगा, जिनका हिस्ट्री नहीं है वो फिर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ी तारतम्यता के ख्याल से भी, और चूंकि वो आपके परीक्षा के लिए भी उपयोगी है ही, तो उस ख्याल से भी उन चीज़ों को यहाँ रखा गया है।
अभी मैं थोड़ा सा बात करता हूँ आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में। जो फैक्ट्स है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे देख लो, अभी यहाँ से जो फैक्ट्स है, सॉरी, शुंग कण्वम बाहरी शक्तियाँ, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। और ऐसे भी हम पहले भी मगध के सभी वंशों का नाम और उसके शासक को हमने कराया था, ठीक है। अभी फिर हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, किन किन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग एकदम तनाव मुक्त रहो और ये समझो कि जो भी फैक्ट्स आपके पास जाता है उसको काफ़ी देख दाख करके हम देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक गाइड आपको जो बता रहा हो ना कि आप क्या क्या पढ़ो, कैसे करो, उस पर थोड़ा सा विश्वास भी रखो, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं बात करूँगा कि भाई आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भेजा जाता है रोज, 20 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज फ्रेम्ड हो करके, और फिर एक असाइनमेंट भी जाता है कि कुछ लिखो। उस असाइनमेंट का उद्देश्य ऐसा है, जो आपके इस प्रोग्राम के एक और जो ब्यूरोक्रेट हैं बिहार के राहुल जी, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि साहब असाइनमेंट का उनका उद्देश्य है, और हम लोगों ने भी उसको रियलाइज़ किया कि स्टूडेंट पढ़ेगा, उस पर थोड़ा अपने से भी लिख लेगा उन्हीं बातों को, तो वो आराम से उसको याद रहेगा, ठीक है, ज़्यादा फैमिलियर होगा फैक्ट से। तो इस उद्देश्य से वो रखा गया। तो उसको आप इग्नोर नहीं करोगे, थोड़ा सा टाइम निकालो, और थोड़ा सा क्या टाइम क्या निकालो, आपको पूरा पढ़ाई करना है, तो जितना का भी असाइनमेंट है उसको आप करके दो, और उसको देखा जाता है, ठीक है। और उस पर शायद कमेंट भी राहुल जी का जाता होगा, तो भाई कैसे कैसे हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ आपको उस पर बता रहे होंगे, फिर हम भी देख लेंगे। और क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को करो। एक स्टूडेंट का यहाँ पर कल था, हमने तेजी में पढ़ा था भाई, कि उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन पे साहब डिस्कस कराइए, ठीक है, कोई गर्ल्स कैंडिडेट थी, उनका था कि भाई आप क्वेश्चन पे डिस्कस कराइए। क्वेश्चन का देखो बाबू, जितना जो भी क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होकर के टॉपिक वाइज जा रहा है आपका, वो इसी से जो फैक्ट्स है उसी से हमने फ्रेम्ड किया है, जो टॉपिक वाइज जा रहा है। हो सकता है कि वीकेंड का जो हो उसमें थोड़ा सा इधर उधर का भी क्वेश्चन दें, लेकिन अभी जो है टॉपिक वाइज, वो आपके टॉपिक को ही याद कराने के ख्याल से है। तो अगर आप उस फैक्ट्स को पढ़े हो तो वो क्वेश्चन तो बनना है, ठीक है, और फैक्ट्स लिखा हुआ है, तो हमें नहीं लगता है कि वो डेली वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए डिस्कशन की भी ज़रूरत होगी। हाँ, कुछ उसमें कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा होगा कि फैक्ट जो लिखा हुआ है वो फैक्ट्स पे कन्फ्यूज़न, या फिर उस क्वेश्चन पे, तो उसका स्वागत है, उसको हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को कीजिए। अब उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन से तैयारी नहीं, ये जो लिख कर दिया जाता है टेक्स्ट, उसकी पढ़ाई करनी होगी और फिर क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। तो पक्का है कि आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। और एक देखो, ये कोशिश हम लोग की है ना कि ये काम चलाओ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपका कवर हो, मैक्सिमम चीज़ आप बना पाएँ, इस उद्देश्य से है, ठीक है। तो बड़े ही आप मतलब आश्वस्त रहिए, और बस जो कहा गया है, जैसे आपका रूटीन दिया गया है, उसको काम कीजिए, ठीक है। और कुछ समझने वाली बात होगी, समझाने वाला, तो वो मैं कराऊंगा। तो अभी हम देख रहे हैं आपको, ये जैसे हो गया, इसके बाद ये भी लंबा है थोड़ा, कल से हम थोड़ा और छोटा करेंगे। जैसे सब सुंग के बाद फिर आपको कण्व, इन सबों का जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम के ख्याल से, उन सबको हमने रखा है, ठीक है। अभी हम चाह रहे हैं क्या कि इसको हम पीछे आते हैं कि साहब कुछ बात बता करके फिर हम आपसे कुछ और भी चीज़, इस बोर्ड को मतलब वाइट करके, इसको ब्लैंक करके, फिर इस पर हम बात करते हैं। जैसे पहले देख लीजिए, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग लगभग 185 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना, ठीक है। हमने आपको पहले दूसरे क्लास में, जब भी दूसरा क्लास हो या तीसरे क्लास में, हमने मगध का पूरा ये डायनेस्टीज, उसका टेन्यूअर, उससे रिलेटेड किंग का नाम लिखा था, ठीक है, और आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, कुछ जो वंश हैं जिसमें कुछ ही किंग का, जैसे मान लो कि कहीं बोला जाता है कि 10 शासक हुए, ठीक है, लेकिन उसमें 10 का नाम तो मिलता नहीं है, तो जितना का है उतना नाम दिया गया है, ठीक है, वो क्रमवार है। तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो याद हो गया होगा, वो याद कर लेना है, ठीक है। इसलिए फिर शुंग का काल और इस तरह से करके यहाँ नहीं है। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग लगभग 185 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग राजा बना। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम का नायक शुंग शासक अग्निमित्र शुंग था। अब देखो, कालिदास की तो रचना बाद की न है भाई,
कालिदास तो गुप्ता पीरियड के हैं। तो बाद में कालिदास की एक रचना मालविका अग्निमित्रम, तो उसमें जिस कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो हुआ, जो हीरो ऑफ द वो इनकी जो रचना वो टेक्स्ट का, तो वो किसके कैरेक्टर पर, किसके पर, तो वो अग्निमित्र शुंग के चरित्र पर, अग्निमित्र शुंग से रिलेटेड कहानी पर वो रचना है। ठीक है, अब उसमें क्या है कैसे है वो तो हम लोगों को नहीं जानना है, बस अग्निमित्र शुंग मतलब उसका हीरो या मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये, और ये बात एक बार नहीं, ये तुमको लगता है कि यूपीएससी में और यूपीएससी का भी ये क्वेश्चन रहा है कि कालिदास के माने मालविका अग्निमित्रम का जो नायक है वो किस वंश का था। ठीक है, तो कालिदास तो हुए गुप्त काल के, और ये तो पहले की बात है। तो बाद में कालिदास ने इस मतलब हिस्टोरिकल स्टोरी पर उन्होंने अपना रचना किया, उस रचना में उस कैरेक्टर पे बात की। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शुंग क्या थे भाई? ब्राह्मण थे। आप ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, ब्राह्मण थे। तो कहने का मतलब कि मौर्य के बाद, जब मौर्य तक में नए धर्मों का ज़्यादा प्रसार हुआ, बौद्ध धर्म का, ठीक है, जैन धर्म का भी, और तो नए धर्मों का, तो उसमें ब्राह्मण धर्म हमने एक बार शॉर्ट में बताया था कि भाई वैदिक धर्म को ही ब्राह्मण धर्म कहते हैं। और ब्राह्मण साहित्य क्या? वेदों पर लिखी गई जो साहित्य है बाद की, वो ब्राह्मण साहित्य कहेंगी। ठीक है, तो वो ब्राह्मण धर्म को, वैदिक धर्म को प्रश्रय दिया। ठीक है, शुंग ने भी और कण्वों ने भी, दोनों ने। शुंगों की आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि विदिशा कहाँ? मध्य प्रदेश, इसको बेस नगर भी उस नाम का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक महत्व बढ़ा। कालांतर में विदिशा ने पाटलिपुत्र का स्थान ग्रहण किया, यानी पॉलिटिकल सेंटर के रूप में हुआ। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासन काल में तक्षशिला के यवन शासक, अब यवन के बारे में भी तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये उस समय, अब ये कब का बात है? तो मौर्य के बाद का बात है। और हमने क्या बताया था कि अशोक की मृत्यु के बाद ही उत्तर पश्चिम में फिर बाहरी शक्तियों का मतलब कि आगमन, उनकी मतलब कारगुजारी, फिर उनके द्वारा जो भी चीज था अपना अधिकार कर, वो सब शुरू हो चुका था। ठीक है, तो यवन शासक, तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में शुंग दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ का स्थापना किया। ये एक बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। ठीक है, बहुत बार पूछा, तब बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराणों के अनुसार शुंग वंश का 10वां और अंतिम शासक देवभूति था, यानी लास्ट किंग ऑफ द शुंगा, ये पहले भी हम लोगों ने लिखा है, तो वो देवभूति था। ठीक है, शुंग शासक देवभूति की हत्या उसका ही मंत्री वासुदेव कण्व ने कर दिया। फिर कण्वों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वासुदेव कण्व द्वारा जिस वंश के शासन की शुरुआत हुई उसे कण्व वंश कहा गया। कण्व शासक भी ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। कण्व वंश का शासन काल लगभग 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक का रहा है। ठीक है, लगभग हमने कहा है, ऐसे 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व भी। कण्व वंश में 4 शासक हुए कालक्रम में। शासक वो पहले भी हम वासुदेव कण्व, भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा। तो सुशर्मा लास्ट किंग, ये पूछता है। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कण्व वंश के पश्चात उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र पर आंध्र सातवाहन का शासन शुरू हुआ। अब ये सातवाहन कौन? तो ये दक्षिण भारत से। और जब अशोक की मृत्यु हुई 232 बीसी में, तो उसके बाद सातवाहन एक पॉलिटिकल पावर के रूप में आए। ठीक है, और फिर तो वो साउथ में थे, लेकिन बाद में उन्होंने उत्तर भारत के, और ज्यादातर साउथ से उत्तर आने की घटना इतिहास में न के बराबर है। ठीक है, बहुत कम घटना है। ठीक है, वो आप देखोगे फिर जब आपको त्रिगुटीय संघर्ष होता है कन्नौज के लिए, तो राष्ट्रकूट का वहां पर बात है, लेकिन ऐसे सामान्य रूप से साउथ वाले नॉर्थ पर कब्जा करने का ये इतिहास नहीं है। और ऐसे भी आप जानते हो साउथ से नॉर्थ आने की प्रवृत्ति कम ही है। आज भी हम बिहार के लोग साउथ की तरफ तो भागते हैं, साउथ में सेटल्ड होना चाहते हैं, बहुत सी बात है, लेकिन साउथ वाले कितने आते हैं। ठीक है, तो साहब कण्व वंश के पश्चात उत्तर भारत के मध्य क्षेत्र पर आंध्र सातवाहन का, उनको आंध्रवी और सातवाहन वंश, ठीक है, तो उसका कुछ समय तक शासन रहा। यानी कण्व को अगर कोई रिप्लेस किया तो कण्व वाज रिप्लेस बाय सातवाहना। ठीक है, तो कब? तो कण्व की समाप्ति कब, कण्व का अंत कब? तो 30 ईसा पूर्व के आसपास, और 28 ईसा पूर्व भी लिखा जाता है, वो 2 वर्ष का हमने बताया अंतर जाता है। तो वो 28 या 30 ईसा पूर्व में
कण्व वॉज रिप्लेस्ड बाय सातवाहना। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत से। अब यहाँ के बाद सातवाहन का तो फिर हम स्टोरी ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बिहार स्पेशल का बात है। फिर ऐसे सातवाहन है तो हमारे बिहार के इतिहास में सातवाहन का बहुत जिक्र नहीं होगा। अब आप देखोगे शुंगकालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। इस समाज में परंपरागत 4 वर्णों के अतिरिक्त अन्य बहुत सी जातियां अस्तित्व में आ गई थी। शुंगकालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था। अब वर्ण आश्रम व्यवस्था समझते हो कि वैदिक काल में 4 वर्ण की बात जानते हो, और फिर वो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में पूरी तरह से जा करके जन्म पर आधारित हो गया। ठीक है, तो ये 4, तो फिर क्या था, इन्हीं वर्ण व्यवस्था के खिलाफ या जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो उसी के तो काउंटर में नया धर्म आया था और नया धर्म को प्रश्रय मौर्य तक मिला है। ठीक है, तो इन लोगों ने फिर से ब्राह्मण संस्कृति, वैदिक संस्कृति, वर्ण व्यवस्था को तो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था और मैंने उसको फिर स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया और अन्य बहुत सी जातियां अस्तित्व में आ गई थी। मौर्य युग में बौद्ध धर्म के प्रभाव से वर्णाश्रम व्यवस्था को ठेस पहुंची थी, परंतु शुंग काल में वर्णाश्रम धर्म पुनः व्यवस्थित हुआ। अब आपको लग रहा होगा कण्व खत्म हुआ, अब शुंग के बाद, वहां तक हमने पॉलिटिकल थोड़ा बात किया। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में ही प्रमुख घटना विदर्भ के साथ युद्ध था। अब ये विदर्भ कहाँ पर बाबू, विदर्भ कहाँ, तो विदर्भ है आपको पश्चिम में, पश्चिम यानी महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व भाग में, महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व भाग में। ठीक है, और ये पहले हमने कहीं लिखा होगा कि भाई पहले शुंगों का पॉलिटिकल केंद्र क्या था, पाटलिपुत्र, लेकिन बाद में विदिशा भी हुआ और फिर ये वहां तक इनका था। तो फिर विदर्भ में, विदर्भ इनके मतलब कि मौर्य के बाद विदर्भ वाले अपने को स्वतंत्र कर लिए थे, फिर शुंगों ने विदर्भ को पराजित किया। मौर्य युग में बौद्ध धर्म के प्रभाव, यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के शासन काल की प्रमुख घटना विदर्भ के साथ, पुष्यमित्र शुंग फर्स्ट किंग जो शुंग का है, विदर्भ के साथ युद्ध था। विदर्भ के सम्राट यज्ञसेन ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को, जो विदिशा का शासक था, यानी सेंटर अभी कहाँ था, पुष्यमित्र शुंग के समय सेंटर कहाँ था, पाटलिपुत्र। विदिशा जो मध्य प्रदेश, बेसनगर जिसका भी प्राचीन नाम है, तो वो उसको बोला था, अपने बेटा को बोला कि भाई ये विदर्भ वाले को ठीक करो, और फिर वो अग्निमित्र इस अभियान में सफल रहा और यज्ञसेन को पराजित किया और विदर्भ ने शुंग वंश की अधीनता को स्वीकार किया। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन के दौरान यवनों के आक्रमण का सामना किया और यवनों को यानी ग्रीक मध्य भारत से खदेड़ दिया था। यानी शुंग को यह भी श्रेय जाता है कि वो मध्य भारत से, पुष्यमित्र शुंग को 2 श्रेय यही गया, विदर्भ को, जो विदर्भ अपने को स्वतंत्र कर लिया था मौर्य के अशोक के बाद, तो फिर वो क्या किया कि उसको फिर हरा लिया। ठीक है, और वो इनकी अधीनता स्वीकार किया। और फिर जो अशोक की मृत्यु के बाद मैं बताया कि बाहरी शक्तियां जो आ रही थी, तो उसमें ग्रीक जो बढ़ रहे थे उत्तर मध्य भारत की तरफ, तो उनको पुष्यमित्र शुंग उस समय उनके मतलब कि फैलाव को, उनके स्प्रेडिशन को चेक किया, रोका। ठीक है, या उनको खदेड़ दिया। ठीक है, खदेड़कर सिंध तक कर दिया। तो देखिए फिर अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का है, अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का है। और ब्रैकेट में हमने लिखा है एक अयोध्या अभिलेख, जो ज्यादा इसी का फेमस है, लेकिन चूंकि ये भी है हम लोग के लिए, राजा धनदेव। धनदेव कौन था भाई, तो ये चंदेल वंश का शासक था। ठीक है, चंदेल वंश का मध्य प्रदेश में। एक अयोध्या अभिलेख राजा धनदेव का भी है और अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग का भी है। ठीक है, तो अयोध्या अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किया था और 36 वर्ष शांतिपूर्वक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया और साहित्य का विकास किया। मनुस्मृति का वर्तमान स्वरूप संभवतः शुंग काल में रचा गया। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। इस वंश के राजाओं ने संस्कृत को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था और उस समय संस्कृत सिर्फ काव्य की भाषा न रहकर लोक भाषा के रूप में भी परिणत हो गई थी। यानी संस्कृत अपने पहली स्थिति को फिर से यानी संस्कृत भाषा का, संस्कृत साहित्य को फिर से प्रश्रय मिला और संस्कृत साहित्य इनके काल में फिर अपने अच्छे मुकाम को पाया। शुंग काल में संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान में महर्षि पतंजलि, अब ये इसके समकालीन है,
पतंजलि ने पाणिनि के सूत्रों पर एक महाभाष्य लिखा। अब पाणिनि की इसका ये तो भाई जो वेदांग 6 वेदांग की बात करते हैं तो पाणिनि उस समय पाणिनि के सूत्रों पर इन्होंने एक कमेंट्री लिखा या उस पर अपना उसका व्याख्या लिखा, वो उसको महाभाष्य कहा। ठीक है। अब अशोक की मृत्यु के बाद उसके योग्य उत्तराधिकारी, अब यहां से आ जाता है आपको अब थोड़ा सातवाहन की बात। अशोक की मृत्यु के बाद उसके योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए, अतः अशोक के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में धरातल पर है, जबकि उत्तर पश्चिम में बाहरी शक्तियां ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण अपने को स्थापित करने के प्रयास करने लगी और अपने को स्थापित करने में सफल रहे। अब उत्तर मध्य में मौर्य वंश के अशोक के उत्तराधिकारी शासक लगभग 185 ईसा पूर्व तक रहे और फिर वहां से बाहरी शक्तियों के बारे में। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आप लोगों को कहीं रुक जाइए, आप लोगों को हम कुछ कराते हैं। देखो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, पहले आपको जो भी टेक्स्ट जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। आपका कमेंट मैं पढ़ूंगा आज समय निकाल करके फिर से ठीक से। और मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम लोग पहला क्लास में, जो अभी हम लोग का ये 5वां क्लास है, ठीक है। जो पहला क्लास हम लोग का था, जो फर्स्ट क्लास हम लोग का था, फर्स्ट क्लास जो था, पहला क्लास जो हम लोग का था, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बिहार परिचय, बिहार सामान्य परिचय, ऐसा कुछ करके बिहार सामान्य परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। सामान्य परिचय अब जो है उसको हम एक तरह से आपको टास्क दे रहे हैं कि भाई आपको करना, तो बिहार का एक सामान्य परिचय हम लोगों ने पढ़ा था। ये लिखना उखना आपको नहीं है, हम बात कर रहे हैं जो हम लोग अब तक किए हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा सेकंड क्लास था, सेकंड क्लास जो हम लोग का था, जो दूसरा क्लास था, उसमें हम लोग पढ़े हैं बिहार आरंभ से, ऐसा ही टाइटल था, बिहार आरंभ से महाजनपद तक, महाजनपद तक, ठीक है। और तीसरा क्लास जो हम लोग का था, तीसरा क्लास जो था, फिर हम लोग मगध पर आ गए होंगे, मगध पर, ठीक है। और मगध में हम लोग हर्यक से नंद तक का फैक्ट देखे हैं, हर्यक से नंद तक का, हर्यक से नंद वंश तक का, ठीक है। और चौथा क्लास जो था, नंद के बाद क्या होगा, फोर्थ क्लास जो हम लोग का था, फोर्थ क्लास जो था उसको हमने टाइटल दिया था मौर्य, मगध मौर्य, मगध का मौर्य, मौर्य। और आज जो हमारा क्लास है, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो 5वां क्लास है, जो 5th क्लास हम लोगों का है, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। अब मौर्य के बाद बाबू क्या है, तो उसके बाद 2 वंश आया, शुंग और कण्व। और इसमें फैक्ट क्या दे हैं, बाहरी शक्तियाँ। तो ये बाहरी शक्तियाँ, ये बाहरी जो शक्तियाँ हैं वो ग्रीक बाहरी शक्तियाँ, तो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, ठीक है, उसके बारे में फैक्ट है। अब देखो बिहार सामान्य परिचय में जो फैक्ट है, आप उसको करोगे, आप रियलाइज करोगे कि भाई कोई ना कोई क्वेश्चन तो इससे आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बहुत इतिहास के जानकार बन जाओ, बहुत सा फैक्ट्स आपके पास किए जाए, आपके काम के लिए जो है। अब बिहार आरंभ से महाजनपद तक, महाजनपद तक की बात है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने किस पे जोड़ दिया है, पाषाणकालीन जो हमारे स्थल हैं, ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन जो हमारे स्थल हैं, ठीक है। फिर बिहार में लोहा का प्रयोग का बात, ठीक है। अब क्यों वहीं पर भाई, हम यहाँ पर तो इंडस की बात किए नहीं, इंडस का तो बिहार से लेना देना तो है नहीं हड़प्पा सभ्यता से। फिर हम आपको भारतीय इतिहास का मुख्य चैप्टर करके करेंगे और फिर हम बताएंगे आपको किस पे ज़्यादा इन्फेसिस करना है हमारे बिहार स्पेशल के तहत, ठीक है। अब मगध जब हम पढ़ रहे हैं तो मगध तो भाई यहाँ तो महाजनपद तक, अब महाजनपद में 3 महाजनपद अपने यहाँ, उसके बारे में कुछ बातें हैं। अब जब सबसे शक्तिशाली महाजनपद जब मगध हुआ और मगध पर जो शासन करने वाले हमारे वंश हुए, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व, ठीक है, तो उसके बारे में हमने जैसे ही मगध हर्यक से नंद किया है तो वहाँ पर हर्यक का काल, ठीक है, हर्यक से संबंधित, हर्यक के कौन कौन राजा, उनका क्रम, शिशुनाग का, नंद का, मौर्य का, शुंग और कण्व का वहाँ बता दिया गया। अब जब हम हर्यक से नंद तक का और उसमें फैक्ट जो भी जरूरी था वो किया गया। अब मगध में मौर्य तो आप जानते हो ना भाई, भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर,
अब मौर्य से संबंधित जो बात है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मौर्य, चूंकि अब देखो ठीक है, मौर्य का विस्तार हुआ, दक्षिण भारत में जो चल गया, ये हुआ वो, तो वो फैक्ट्स भी तो हमारे लिए जरूरी होगा, ठीक है। वो आपके इतिहास के जनरल हिस्ट्री का बात करो या बिहार स्पेशल का बात करो, ठीक है। तो इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट्स हमने अरेंज करके दिया है, ठीक है। अब शुंग और कण्व, ठीक है, इनका विस्तार बहुत ऊपर नहीं था, उत्तर मध्य भारत तक में ही रह गया था। ये उत्तर पश्चिम भी इनके हाथ से चला गया था, कैसे गया था, कब गया था, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में जो बाहरी शक्तियां आई, तो उसका इसलिए कि आप एकदम इग्नोर करोगे तो कुछ उनका प्रसार कैसे रहा। अब कुषाण उषाण का जो फैक्ट इसमें लिखा होगा वो ज़्यादातर तो भाई कुछ चीज़ें हमें बिहार से मिली हैं उनका, ठीक है, कुछ उनका साक्ष्य मिला, कहाँ से मिला वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए इन सब बातों को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब भारतीय इतिहास की कुछ बातों को हम आपको कैसे जाएगा, या रुक जाइए इसको हम, फिर हम लोग कुछ बात करते हैं पहले पढ़ाई का, फिर उसके बाद देखते हैं, चलिए। अब देखिए, अब हम लोग बाहरी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा देखने का काम करेंगे। अशोक की मृत्यु के बाद उसके योग्य उत्तराधिकारी नहीं हुए, अतः अशोक के बाद दक्षिण भारत में सातवाहन एक राजनीतिक शक्ति के रूप में धरातल पर आया, और फिर ग्रीक्स, जबकि उत्तर पश्चिम में बाहरी शक्तियां आईं। उत्तर मध्य में मौर्य वंश के अशोक के उत्तराधिकारी शासक 185 ईसा पूर्व तक शासन में रहे, जो मौर्य के ही थे। और उसके बाद लगभग 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक उत्तर मध्य भारत में शुंग वंश का शासन रहा। 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में कण्वों का शासन रहा। अशोक की मृत्यु के उपरांत उत्तर पश्चिम भारत में आई बाहरी शक्तियों का क्रम ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, तो ये क्रम से भी पूछता है क्वेश्चन। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार एवं अशोक के शासन काल तक यूनानी शक्ति और मगध के बीच दोस्ताना संबंध रहा था। दोस्ताना संबंध इसलिए क्योंकि ये मजबूत थे, उनका कुछ चलता नहीं था। क्योंकि आप जानते हो कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य तो उस समय जो सेल्यूकस था उसको पराजित किया, संधि हुई, उसके बाद दोस्ती हो गई। फिर उत्तरोत्तर ये आगे भी दोनों शासक बड़ी मजबूत रहे, तो उन लोगों ने ऐसा कोई, उनके लिए कोई ऑप्शन यहाँ था नहीं कि वो भारत की तरफ देखें या आए, तो वो दोस्ताना संबंध रहा। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद यूनानी उत्तर पश्चिम भारत में अपने को स्थापित करने के लिए सक्रिय हो गए। उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत ऑक्सस नदी के दक्षिण बैक्ट्रिया में शासन करने वाले यूनानियों ने लगभग 200 ईसा पूर्व में हिंदू कुश पार किया। ये कब? 200 ईसा पूर्व में। अशोक कब मर गए? अशोक का शासन कब खत्म हुआ? 232 ईसा पूर्व में। यानी अशोक की मृत्यु के 32 वर्ष बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया कि चलो भाई भारत की तरफ चलना चाहिए। 200 ईसा पूर्व के लगभग यूनानियों का उत्तर पश्चिम भारत में आक्रमण का मुख्य कारण यह था कि शकों के दबाव के कारण, अभी शक आया नहीं है, बैक्ट्रिया में यूनानियों के लिए शासन करना मुश्किल हो गया था। ये चीज लिखा गया क्योंकि शकों का दबाव, शक भारत में अभी नहीं आया है। चीन में महादीवार बन जाने से शक लोग चीन की सीमाओं से भगा दिए गए थे और शकों ने अपना रुख शुरू में बैक्ट्रिया में शासन करने वाले यूनानियों की ओर किया और इनके चलते वो इधर की ओर भागे। खैर ये हम लोग के लिए बहुत स्पेशल नहीं है, लेकिन ये कारण जानने के लिए, शकों से दबकर बैक्ट्रियाई यूनानी भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर हो गए।
मजबूर हो गए, नहीं अब इनके पास कहीं एक नया शेल्टर चाहिए था, तो इधर आए। अशोक के उत्तराधिकारी इतने कमजोर थे कि वे इस काल में आई बाहरी आक्रमणों को रोक नहीं सके। इस काल में भारत पर आक्रमण करने वाले यूनानी बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाए, लेकिन बाद में इन्हें भारतीय इंडो ग्रीक यानी भारतीय यूनानी कहा गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में भारतीय यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत के एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से भी बड़ा था। ईसा पूर्व दूसरी सदी, अब ईसा पूर्व दूसरी सदी आपको समझना होगा कि ईसा पूर्व दूसरी सदी किसको आप कहोगे, ठीक है। तो ईसा पूर्व दूसरी सदी, ठीक है। तो भाई दूसरी सदी जैसी अगर मान लो कि ऐसे दूसरी सदी बोलोगे तो 100 से 199 होगा। ईसा पूर्व की बात है तो 199 बीसी से 100 बीसी विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र सिकंदर द्वारा जीते गए क्षेत्र से भी बड़ा था, ठीक है। परंतु यूनानी शक्तियां भारत में मिलजुल कर कायम नहीं रह सकी, उनमें आपस में भी ये रहा। सबसे अधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक मीनांडर हुआ। इससे तो क्वेश्चन रहता है, मीनांडर का शासनकाल 165 ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व का रहा था। मीनांडर को मिलिंद नाम से भी जाना जाता है। और ये सारी बातें जो है जनरल तरह से, मीनांडर को बौद्ध विद्वान नागसेन ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। मीनांडर नागसेन के बीच जो वार्ता हुई थी उसका एक पुस्तक के रूप में संकलन हुआ मिलिंदपनह, ठीक है, जिसमें अब इसको पढ़ोगे। भारतीय यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से यह कहा जाता है कि किस शासक का ये है, क्योंकि भारत का प्राचीनतम सिक्का के रूप में हम लोग आहत सिक्का बोलते हैं, ठीक है। और आहत सिक्का क्या, तो महाजनपद काल से के आसपास का, कहीं लिखता है महाजनपद के पहले, कहीं महाजनपद के बाद, 5वीं सदी ईसा पूर्व भी लिखता है, ठीक है। तो वो आहत सिक्का, पंचमार्क सिक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो सिल्वर का था, लेकिन उस पर किसी राजा उजा का नाम, तिथि, क्रम ये सब अंकित नहीं है। इसके पहले के आहत सिक्कों के बारे में ऐसा नहीं है, अर्थात आहत सिक्कों के किसी राजवंश या शासक का पता पाना मुश्किल था, क्योंकि आहत सिक्कों पर राजा रानी का नाम या तिथि नहीं था। भारत में सबसे पहले भारतीय यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। अब भारतीय यूनानियों माने जो भारत में यूनानी रह गए, जो शासक जो भारत में शासन किया यूनानियों ने, सोने के सिक्कों की संख्या कुषाणों के शासन काल में बढ़ी, ठीक है। ये सोना वाला सिक्का पर भी बड़ा क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले भारत में सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो आप बोलोगे ग्रीक ने, यूनानियों ने, ठीक है। और फिर कुषाण का बात है और गुप्ता का बात है, ये 3 बात है, कहीं हमने लिखा भी है। तो भाई भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो यूनानियों ने, ठीक है। सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसका था, तो कुषाणों का, ठीक है। और ज़्यादा नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसके द्वारा इशू किया गया, तो गुप्तों के द्वारा। तो पहला किसके द्वारा, यूनानी के द्वारा। सबसे पहले गोल्ड कॉइन यहाँ किसके द्वारा, यूनानी के द्वारा, ठीक है। प्योर गोल्ड कॉइन, सबसे ज़्यादा प्योर गोल्ड कॉइन किसका मानते हैं, कुषाण का। और सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन की संख्या किसके काल में, तो गुप्तों के काल में। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत द्वारा यूनानियों की प्राचीन कला हेलेनिस्टिक, ये एक हमने कहीं दिया, हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रचलन हुआ। हेलेनिस्टिक आर्ट यानी ये कौन सा आर्ट है भाई, तो मूर्ति बनाने का ये एक आर्ट है। और आप जानते हो इसी से इन्फ्लुएंस्ड होकर गंधार कला हमारा, मूर्ति कला, गंधार कला हमारा विकसित हुआ, ठीक है, जिसमें भगवान बुद्ध की भी मूर्तियां बनी। गंधार, भगवान बुद्ध की मूर्तियां मुख्य रूप से 3 में बनी है, अमरावती मूर्ति कला में, गंधार मूर्ति कला में और मथुरा मूर्ति कला में। भारत में यूनानियों के बाद शक है। भारत में यूनानियों से अधिक भाग पर शकों ने अधिकार किया, ठीक है। शकों की संख्या 5 शाखाएं 5 थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी, ठीक है। अब इसमें फिर रुद्र दमन का बात होगा, ये सारे फैक्ट्स जो हैं आप पढ़ोगे समझ जाओगे, ठीक है। और ये मैं भाग नहीं रहा हूं इसलिए क्योंकि आप पढ़िएगा तो इसको समझ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझिए, लेकिन आपको एक एक फैक्ट को पढ़ना होगा, ठीक है। अभी हम लोग फिर से थोड़ा बात करते हैं कि देखिए अशोक के बाद उत्तर पश्चिम में, अब अशोक के बाद तो अशोक के बाद जो हुआ तो यहाँ तो उसके उत्तराधिकारी हुए
अशोक के उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर ऑफ अशोक यानी मौर्य का है। अशोक के बाद यानी अशोक का शासन कब समाप्त हो? 232 BC में, और फिर उनके अधिकारी यहाँ रह गए। और इधर से बाहरी शक्तियों के आगमन का क्रम शुरू होता है, ठीक है। अब अशोक का चूंकि साम्राज्य दक्षिण तक था, और यहां पर जो है एक यहां का लोकल पावर आ जाता है, वो कौन है? सातवाहन। और यहां कौन आ गया? ग्रीक आ गया, शक आ गया, अलग अलग एक साथ नहीं आ गया है, ठीक है। और ये क्रम में शक, ग्रीक, शक, पार्थियन कहां से आया था बाबू? ये लिखा हुआ भी है। पार्थियन कहां से? इनको पार्थियाई कहेंगे। पार्थियन कहां से? तो ईरान क्षेत्र से। और फिर एक शक्ति कौन? कुषाण। और कौन कहां से आया था, और उसका कौन महत्वपूर्ण शासक है, और किसका क्या योगदान है भारतीय इतिहास में, या कौन चीज महत्वपूर्ण बात है, वो सब हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, मतलब आपके फैक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पर अशोक के उत्तराधिकारी यानी मौर्य वंश के ही लोग हैं। और ये अशोक के उत्तराधिकारी कब से चले? अशोक के बाद से लेके कब तक? तो 185 BC तक लगभग। और एक चीज आप जान लो, एंशिएंट में थोड़ा बहुत इधर उधर से मैंने वो ईयर से आप बहुत ये घबराओगे नहीं, उस तरह का एग्जैक्ट ईयर वाला क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत जहां पर स्थापित है, एकदम कंफर्म है, वही रहेगा। अब ये नहीं कि कहीं शासनकाल आप 187 मिल रहा है, हम कहीं 185 बोल दिए, या हम ही कहीं 100, तो उससे आप ये अब उसके चक्कर में आप नहीं पड़ोगे, वहां से कोई आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। मौर्य का शासन की शुरुआत कहीं 321 बोल रहा है, कहीं 322 बोल रहा है, कहीं 324 बोल रहा है, तो इससे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इससे आपका कोई ये नहीं, बस आप मोटा मोटी समझो कब का। ऐसे भी एंशिएंट में कॉन्सेप्ट लेने के लिए सदी तक का बात होता है, उससे आइएगा मेडिवल में जब आइएगा तो ईयर तक जानना होता है, ठीक है। फिर आप यूरोपियन कंपनियों के आगमन से लेकर के हमारा फ्रीडम मूवमेंट शुरू होने तक आपको क्या होना चाहिए कि ईयर के साथ मंथ तक की बात होती है, और फ्रीडम मूवमेंट में हमको डेट तक जाना होता है, ठीक है, मोटा मोटी। तो इस तरह का। अब अशोक के उत्तराधिकारी यहां तक रहे, तो अशोक के उत्तराधिकारी कौन? मौर्य के न हुए। अब इसी क्षेत्र में यानी इनके हाथ से ये धीरे धीरे कट रहा है, ये कट गया, ठीक है। अब यहां पर जो अशोक के उत्तराधिकारी, अब इसके यानी इसके बाद 185 के बाद मौर्य के जो आपके उत्तराधिकारी हो गए, दूसरा वंश जो हो गया, जो हमने पहले ही बताया, वो इंटरनल रिप्लेसमेंट है, ठीक है। वो इन्हीं के साथ है, इन्हीं के दरबार थे। और फिर यहाँ पर बृहद्रथ को हटा करके फिर यहाँ पर कौन आया? शुंग वंश आया। अब शुंग वंश का प्रथम शासक कौन? क्या यही बात हम लोग कर रहे थे। फिर कौन आया? शुंग को रिप्लेस करके कौन आया? कण्व आया। तो यही तो बात हो रही थी। अब शुंग कहीं पर, जैसे मौर्यों का ये जो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व वाला भाग पर आ गया था, तो वो फिर विदर्भ तो क्षेत्र में, तो इसको फिर शुंग फिर इसको जीत करके इसको अपनी सुप्रीमेसी स्वीकार करा लेता है, ऐसी कुछ बात है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है कि साहब जो भी लिखे इसको समझने के लिए हमने फैक्ट दे दिया, वो हमारे पढ़ने से या आपके पढ़ने से बहुत अंतर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर है कि अशोक के बाद अब कुछ नाम आ रहा है, तो अशोक के बाद कौन कौन शासक हुए वो नाम है, अंतिम में कौन हुआ वो हुआ, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो हो गया। अब शुंग वंश हो गया, ये कोई शासक? शुंग वंश। अब शुंग वंश में कौन कौन शासक हुआ, इनका क्या पीरियड दिया हुआ है, उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको लिखा हुआ है। कण्व से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बात है वो है। फिर ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण से संबंधित अलग अलग जो बात है वो है, ठीक है। और उसमें कनिष्क पर इम्फेसिस किया गया है, और कनिष्क के कुछ जो साक्ष्य जो उत्तर प्रदेश और बिहार में जहाँ से मिला हुआ है कुछ, ठीक है, उन बातों का यहाँ उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो हमको लगता है कि इसके बाद आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके पहले भी हम लोग ने जो पढ़ा है वो भी हमने बताया, तो उन सारी चीज़ों को जो भी आपके पास PDF के रूप में जाता है उसको आप आराम से पढ़िए, और जो क्वेश्चन है डे टू डे उसको कीजिए। और क्वेश्चन करने के क्रम में जब आप पढ़ लिए हैं और जो टेक्स्ट है उससे परे, उससे बाहर क्वेश्चन, उसी पर क्वेश्चन ही फ्रेम करके भेज रहे हैं कि कम से कम ये तथ्य आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक वीकेंड होगा, उसमें शायद क्वेश्चन
बाहर से भी कुछ मतलब कुछ आपके उस चैप्टर के बाहर जितना पढ़े उससे थोड़ा बहुत इधर उधर से भी हो सकता है, वो मिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। और थोड़ा सा इसलिए हम लोग को हड़बड़ाना नहीं है। कल हमको भी लगा कि हमने थोड़ा सा एक टारगेट किया था कि भाई मौर्य की जितनी बात है उसको मैं बता दूँ जल्दी जल्दी। कुछ स्टूडेंट का हमने पढ़ा, बड़ा हमको ये लगा कि भाई सही में इनको लग रहा होगा कि साहब ये क्या उड़ा रहे हैं, कहाँ का क्या बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये कहा। अब भारत का इतिहास जब दक्षिण भारत का पढ़ते हुए तो सातवाहन के बाद का भी बात है नहीं, तो सातवाहन का बाद जब आएगा तो आपको यहाँ कौन हो जाएगा, वाकाटक हो जाएगा। एक इक्ष्वाकु वंश हुआ है जिसके बारे में कुछ नहीं है। फिर वाकाटक के बाद जाएंगे तो वातापी के चालुक्य होंगे। ये सब इसलिए जानना है ना कि जब वाकाटक यहाँ आ गया, अब सातवाहन लगभग 250 एडी तक तो सातवाहन रह गया। ठीक है, सातवाहन 250 एडी यानी अशोक के बाद से 250 एडी तक लगभग रहा। लगभग में मैं बात कर रहा हूँ 250 ईस्वी तक। ठीक है, और उस समय हमारा उत्तर भारत में क्या हो गया भाई, गुप्त आ गया। अब गुप्त का वाकाटक के साथ संबंध रहा है नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी पुत्री का विवाह किया था, यहाँ पर कौन वंश आ गया था, वकाटक आ गया था, वकाटक वंश। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा फ्रेम अगर दिमाग में थोड़ा सा लेके चलिएगा ना तो समझ में आएगा। यानी जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ की बात है, क्या बात है, ये समझ में आएगा। ठीक है, और क्लास का मतलब यही होगा। और बाकी फैक्ट्स तो जहाँ तक है वो अरेंज्ड है, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको है। मुझे लग रहा है कि अगर इन सारी बातों पर आप ध्यान देते जाए ना तो आपको ज़्यादा कोई मतलब दबाव में रहने की ज़रूरत नहीं है, बस इस टास्क को पूरा करते जाना है। ठीक है।